हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आए, सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी लेखांकन एक परिचय का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 11 क्लास का बच्चा का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत जल्द उन लोग का एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में जिन बच्चों का 10 हो गया है और वो 11 में अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों देख लें। और अगर आपके कोई भाई बहन या फ्रेंड जो भी हैं वो अगर ये अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो उनका ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। जो आपका शुरू होता है, ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आपका वर्जन इंग्लिश हिंदी कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, दोनों के लिए फ्रूटफुल है। पहला है पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, यानी हु इन्वेंटेड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो ये हो जाएगा नंबर है ल्यूकस पेसियोली के द्वारा। किनके द्वारा, तो ल्यूकस पेसियोली के द्वारा। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ल्यूकस पेसियोली रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इटली के रहने वाले थे। ठीक, पर ल्यूकस पेसियोली एक प्रसिद्ध डैश थे, ये प्रसिद्ध क्या थे, तो ये हो जाएगा बी नंबर मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। इसके बाद हम लोगों के पास आता है नंबर 4, जहां पूछा जा रहा है पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट बुक कीपिंग एंड द अकाउंटिंग वाज पब्लिश्ड, सबसे पहले कब ये पब्लिश हुआ था, तो ये हो जाएगा सी नंबर 1494 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद आते हैं नंबर 5 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को लेखा करने, वर्गीकृत करने एवं सारांशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो समराइजिंग जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा नंबर बी लेखांकन। इंग्लिश में इसको हम लोग अकाउंटिंग के नाम से जानेंगे। नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है लेखांकन है, लेखांकन इसमें से क्या है, तो 6 का हो जाएगा सी नंबर। ये एक विज्ञान भी है और एक कला भी, यानी साइंस और आर्ट्स दोनों हो जाएगा ये। नंबर 7 में पूछा जा रहा है लेखांकन शुरू होता है जहां, तो ये शुरुआत कहां से होता है, तो हो जाएगा ए नंबर पुस्तपालन जहां समाप्त होता है, जहां से बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से इसकी शुरुआत होती है। नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है लेखांकन का उद्देश्य निम्न है, लेखांकन का उद्देश्य जो है इसमें से क्या है। नंबर ऑप्शन है व्यवसायिक स्थिति का दर्शाना, यानी 8 का हो जाएगा नंबर डी। इसमें जितना पॉइंट है सारा का सारा कैलकुलेशन, डिस्प्ले, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा इसका पार्ट हो जाएगा। नंबर 9 में पूछा जा रहा है लेखांकन में लेखे किए जाते हैं, किस हिसाब से किए जाते हैं, तो मुद्रा मात्रक में यानी मॉनेटरी यूनिट्स में किया जाता है, ऐसा कोई फीलिंग वगैरह इसमें नहीं लिखा जाता है। नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा, कौन सा चीज़ जो है वो नहीं दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय, यानी किसी भी एम्प्लॉय का क्वालिटी को हम लोग बुक कीपिंग में नहीं एंट्री कर दे सकते हैं। नंबर 11 में पूछा जा रहा है लेखांकन में निम्न गुणात्मक विशेषताओं का होना आवश्यक है, इसमें से किस चीज़ों को होना आवश्यकता है, विश्वसनीयता, तुलनीयता और प्रासंगिकता, यानी सारा का सारा इसमें जितना है ऑल द चीज जो है ऑल ऑफ दिस इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नंबर 12 में पूछा जा रहा है लेखांकन सूचना के उपयोग करता है, इसके उपयोगकर्ता कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी नंबर लेनदार, ग्राहक का, निवेशक जितना है सबको इनका जरूरत पड़ता है। नंबर 13 में पूछा जा रहा है लेन देन का अर्थ है, ट्रांजैक्शन मीन्स यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो 13 का हो जाएगा नंबर सी माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय। ठीक है, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, ये इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है माल का अर्थ है, गुड्स का यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, तो 14 का हो जाएगा बी नंबर संपत्ति के रूप में व्यवहार की जाने वाले वस्तु, थिंग्स ट्रीटेड एज ए प्रॉपर्टी, इसको हम लोग काउंट करेंगे। 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से लेखांकन का उद्देश्य, इसमें से कौन सा उद्देश्य है लेखांकन का, तो पूंजी एवं दायित्वों का ज्ञान, रोकड़ एवं बैंक शेषों का ज्ञान, लाभ एवं हानि का ज्ञान, यानी हो जाएगा नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद आते हैं 16 नंबर, जहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक संपत्ति है। ठीक है, क्या है, फिक्स्चर्स एसेट्स के रूप में ये जाना जाता है, तो 16 का हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्रारंभिक व्यय जो है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको हम लोग इसमें काउंट करेंगे, आरंभिक व्यय में जो होता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है। नंबर 17 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अमूर्त संपत्ति यानी इनटांजिबल एसेट्स के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या है, तो एक तरह का पहचान चिन्ह है। नंबर 18 में पूछा जा रहा है 5 लाख रुपए का माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया का जो शेष है यानी बैलेंस जो बचा है वो 50,000 था, तो यह एक कौन सा घटना है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, तो ये एक घटना है।
ठीक, इसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक इवेंट के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद नंबर 19 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन चल दायित्व है। चल दायित्व कौन सा है, यानी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर में कौन सा आता है। तो डी नंबर ऑल ऑफ दिस, ये सारा का सारा इसके अंदर आता है। नंबर 20 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संपत्ति है, यानी टांजिबल एसेट्स में कौन सा आता है। तो 20 का हो जाएगा नंबर बी, संयंत्र यानी प्लांट जो है वो आता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 21 में, जहाँ अचल संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। अचल संपत्ति में किसको सम्मिलित किया जाता है, तो फर्नीचर को। फर्नीचर क्या है, तो फिक्स्ड एसेट्स में एक बार लो उसके बाद वो चलते रहेगा, ऐसा नहीं है जीवन भर चलेगा। नंबर 22 में पूछा गया है लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता नहीं है, इसमें से कौन सा इसका यूज़ जिसके लिए नहीं है। अवयस्क यानी माइनर्स जो है, जो बच्चे 18 से कम हैं उनका यहाँ इसमें किसी तरह का कोई यूज़ नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं इसलिए आपका यूज़ है। प्रबंध लेखांकन है, प्रबंध लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये किसके अंडर में आता है। तो ये हो जाएगा नंबर सी, लेन देन के संबंधित प्रबंध की एक अभिलेख तकनीक के अंदर में आता है। 24 में पूछा जा रहा है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में शामिल है, इसमें कौन शामिल हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा डी नंबर, कर्मचारी, लेनदार, सरकार, सबको इसका जरूरत पड़ता है। इसके बाद आते हैं 25 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक लेन देन नहीं है, इसमें से कौन सा व्यापारिक लेन देन के अंदर में नहीं आता है। तो 25 का हो जाएगा नंबर सी, ठीक है। व्यापार के पैसे से बेटे के लिए साइकिल खरीदा, तो ये आपका व्यापारिक लेन देन के अंदर में नहीं आता है। नंबर 26 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चल संपत्ति है, कौन सा इसमें से करंट एसेट्स के रूप में जाना जाता है। तो ऑल ऑफ दिस, प्रीपेड रेंट है, कैश है, बिल्स रिसीबल है यानी पूर्वदत्त किराया, रोकर, प्राप्त बिल, ये सारा का सारा इसके अंदर में आता है। नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है लेखांकन की कौन सी शाखा में व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवा का उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है, यानी इसमें क्या है, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो 27 का हो जाएगा नंबर बी, लागत लेखांकन, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। नंबर 28 में पूछा जा रहा है लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता है, इसके आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होते हैं। तो मेनली इसका मैनेजर जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है। व्यापार की भाषा किसको कहेंगे, तो लेखांकन को। एक बार इंग्लिश वाला इसका देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग। 30 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा चालू दायित्व है, कौन सा चालू दायित्व के अंदर में आता है। तो सी नंबर, बैंक अधिवर्ष यानी बैंक का ओवरड्राफ्ट। इसके बाद 31 नंबर में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अस्थाई संपत्ति नहीं है, नहीं है पूछा गया है। इस तरह छोटे छोटे वर्ड को ध्यान देंगे। तो नगद जो है, कैश जो है, ये फिक्स्ड एसेट्स के रूप में नहीं आता है। 32 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा व्यय, यानी कौन सा इसमें से खर्चा नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से खर्चा नहीं है। तो बी नंबर, आरोहण, जिसको ड्राइंग्स बोलते हैं, यानी आप क्या किए, आपके पापा का दुकान है उसमें से 200 रुपया आप उसमें निकाल लिए, तो ये क्या है, तो ये इसको हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। 33 है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई संपत्ति है, कौन सा अस्थाई संपत्ति है वो पूछा जा रहा है। तो फर्नीचर जो है ये अस्थाई संपत्ति में गिना जाएगा। 34 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आय नहीं है, कौन सा इनकम के रूप में नहीं जाना जाता है। तो सी नंबर, वेतन यानी सैलरी जो है ये इसके अंडर में नहीं आता है। 35 में आपसे पूछा जा रहा है अंकेक्षण शुरू होता है, यानी ऑडिटिंग जो है वो स्टार्ट होता है। तो ऑडिटिंग कहाँ से शुरू होता है, तो सी नंबर, लेखा कर्म खत्म जहाँ होता है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा नंबर सी नंबर, अकाउंटेंसी इंड्स, यहाँ से इसका शुरुआत होता है। तो ये था, इसको 2 पार्ट में आपको मिलेगा। ये है इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर किसी को ये बांट दें, ताकि आपकी तरह उनको भी उसका प्रॉफिट मिले और साथ में मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।